प्रोग्राम मध्य मुकाबले में खुशामदीद। मैं हूं रबिया हसन, मेरे साथ मौजूद है रऊफ क्लासरा। और आज के प्रोग्राम में जिन टॉपिक्स पे हम बात करेंगे उसमें सबसे पहले पार्लियामेंट में पीटीआई का एक और यू टर्न। पार्लिमानी लीडर के लिए उमर अयूब फारिग, जैन कुरैशी को नामजद कर दिया गया। दूसरी जानिब पीटीआई अपना जो मौक़िफ़ है वो साबित करने में नाकाम। पेशावर हाईकोर्ट ने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल को पार्लिमानी पार्टी तस्लीम न किया। मखसूस नशिस्तों के हवाले से दरखास्तें खारिज। पीटीआई का सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान। हाई कोर्ट फैसले के बाद कौमी और सूबाई असम्बली पंजाब में कौन बनेगा ऑपोजिशन लीडर, नई बहस जो है वो छिड़ गई है। इसके अलावा बात करेंगे सेनेट ज़िमनी इंतखाबात। साबिक वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी दोबारा सेनेटर मुंतखब। ज़िमनी इलेक्शन में पीपल्स पार्टी 4, नून लीग JUIF एक एक सेनेटर बनवाने में कामयाब। गिलानी की एंट्री के बाद कौन बनेगा चेयरमैन सेनेट, गिलानी या काकड़? सियासी खेल दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। इसके अलावा बात करेंगे नए वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब को वजारत संभालते ही बड़े चैलेंजेस का सामना। IMF और मुल्क की मईशत की बेहतरी के लिए अवाम ने उम्मीदें बांध ली। माशी महाज के अलावा सियासी महाज भी खुल गया। तनकीद शुरू, क्या डार औरंगजेब को खजाना महाज पर कामयाब होने देंगे? ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और हमें ज्वाइन करेंगे कुछ देर में क्लास साहब, आमिर डोगर साहब। वैसे डिस्कशन से शुरू करेंगे, बट स्टार्टिंग फ्रॉम ये जो पेशावर हाई कोर्ट का लार्जर बेंच था और जहां से एक तासुर है कि हमेशा पीटीआई को रिलीफ मिलता है। हमारे साथ आमिर डोगर साहब मौजूद हैं, उनको वेलकम करेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम आमिर डोगर साहब। जी वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। अच्छा आमिर डोगर साहब, बात करेंगे आज पीटीआई को एक और शॉक लगा है। पेशावर हाई कोर्ट से जो है वो रिलीफ नहीं मिल सका और एक इंप्रेशन ये तासुर ये कि आपको यहाँ से रिलीफ मिल जाता है। लार्जर बेंच ने जो आपकी मखसूस नशिस्तों से मुतालिक सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की जो दरखास्तें थी वो खारिज कर दी हैं, क्या कहेंगे इस पे? जी बहुत अनफॉर्चुनेट है। जिस तरह की आप जानते हैं कि ये सब कुछ किया इसलिए जा रहा है कि आगे सेनेट की नशिस्तें हैं और सेनेट में भी चारों सूबों में हुक्मरान और उनके पीछे जो मजबूत ताकतवर हल्के हैं वो चाहते हैं कि विजिबल मार्जिन के साथ सेनेट भी बन जाए और उनके मन मानी के रिजल्ट उनको मिल जाएं। तो हमें बड़ी उम्मीद थी कि हमारा केस बड़ा लीगली मजबूत था कि हमें पेशावर से रिलीफ मिलेगा, लेकिन हमें रिलीफ ना मिल सका। और हमें उसी दिन समझ आ गई थी जब अभी इलेक्शन कमीशन में ये केस जेर समात था और जब ये तमाम सियासी पार्टियां अपना अपना हिस्सा बदर बांट की तरह जैसे हो रही है लेने के लिए ECP पहुंच गए थे। हमें उस दिन समझ आ गई थी कि ये खुसूसी नशिस्तें हमें नहीं मिलनी, आल्दो ये हमारी सीटें, हमारी सीटों के अगेंस्ट ये अपना कोटा कंज्यूम कर चुके हैं, ये एक्स्ट्रा कोटा हमारी सीटों के ऊपर ले रहे हैं और कानून और आइन में वाजे है। हमें उसी वक्त पता चल गया था जब हमसे बल्ला ले लिया गया था कि हमें ये आगे चल के ना सिर्फ 8 फरवरी को नताज मन माने अपने ये लेकर आएंगे, बल्कि ये हमें इसी तरह रखेंगे और खसूसी नशिस्तों से भी हमें महरूम रखेंगे। और आज भी वो सियासी इंतकाम और बदतरीन फस्तायत और सियासी इंतकाम का सिलसिला जारी है कि आज भी N81 से बिलाल इजाज हमारे जीते हुए उम्मीदवार, जिसको ट्रिब्यूनल को बने हुए आज 1.25 महीना हो गया और RO अब किसी सूरत में भी रिकाउंटिंग नहीं कर सकता और आज उनको हरा दिया गया। कल हमारी MPA की एक सीट जड़ावाला डिस्ट्रिक्ट फैसलाबाद से हरा दी गई। कल एक और शेखपुरा के हमारे MNA का रिकाउंटिंग की कल की एक नोटिफिकेशन डाला है। और बड़ी मजे की बात और ज्यादती की इंतहा है कि वहां उस सारे प्रोसेस में जो कैंडिडेट्स हैं उनको नहीं बिठाया जाता। पुलिस उनको करीब करीब फड़कने ही नहीं देती, ना उनके वकला को, ना उनको इवन हत्ता के उस बैलेट पेपर पे इनके अलावा जो गवर्नमेंट के उम्मीदवारों के अलावा जो आज़ाद उम्मीदवार भी होते हैं ना, कहीं 5, कहीं 10, 15, 20, उनमें से भी किसी की जरूरत नहीं है कि वो उस RO के ऑफिस में उस जो रिकाउंटिंग हो रही है उसका हिस्सा बन सके। आज गुजरांवाला में सारा दिन उन्होंने यही किया, ना बिलाल इजाज साहब को एक्सेस दी, ना उनके वकला को एक्सेस दी। 3-4 कैंडिडेट ऐसे थे जो आज़ाद उम्मीदवार के तौर पर इस हल्के में उन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनको भी हिस्सा नहीं दिया। यानी कि वो जिसको कहते हैं कि ना खेलेंगे ना खेलने देंगे और सब कुछ अपना। और वो जाहिर है जब रिकाउंटिंग इस माहौल में वो करते हैं उससे पहले वो फाइल का पेट भर लेते हैं, डबल स्टैंपिंग कर लेते हैं, ये सारा एक प्रोसेस करके और उन्होंने खाना पूरी करनी होती है। वो जो 18 से 20 सीटों की तलवार जो हम पर लटक रही है, जो हम पिछले 1 महीने से कह रहे थे कि हम इस आग के दरिया को अबूर करके अगर असेंबली में 92-93 आ भी गए हैं
तो इनमें से भी इनका टारगेट है कि 18-20 सीटें और ले लेंगे। और इस तरह पंजाब की ऑलमोस्ट 2/3 तो इनकी बन गई है, लेकिन अभी भी परेशान है। इमरान खान इनकी आवाज पे सवार है और अंदर से कुछ खोखले हैं, और इनको पता है कि ये मैंडेट इनका नहीं है, और ये डाकुओं पे डाके मारे जा रहे हैं और ना रुकने वाला सिलसिला जारी है। आमिर डोगर साहब, बड़ी आपने डिटेल से अपनी जो आपके ग्रीवेंसेज और कंसर्न्स हैं वो बताए हैं, लेकिन अब वे फॉरवर्ड क्या है? आप सुप्रीम कोर्ट की तरफ देख रहे हैं और आपको उम्मीद है वहां से? सुप्रीम कोर्ट भी आपके सामने ही है। जो हालात हैं सुप्रीम कोर्ट में, जो चीफ जस्टिस साहब का ने अपना माइंड सेट दिया हुआ है, तो हर तरफ दीवारें ही दीवारें हैं, लेकिन अल्लाह की जात बड़ी है, अल्लाह अल हक है। सारी दीवारें अबूर करते हुए हम पहुंच रहे हैं, यहाँ तक पहुंचे हैं। वरना ये तो इनका तो जो हालात 8 फरवरी को और उससे पहले इन्होंने हमारे लिए किए हुए थे, वो इम्पॉसिबल था कि हम इलेक्शन में ही लड़ते। लेकिन इलेक्शन में लड़ा और अल्हम्दुलिल्लाह बच्चा बच्चा जानता है, खैबर से कराची तक सबसे ज्यादा वोट इमरान खान के नजरिए को पड़े और उन आजाद उम्मीदवारों को पड़े जिनके निशान भी लोगों ने बड़ी मुश्किल से याद किए। कौम का एक हाफजे का इम्तिहान भी था। और उसके बाद आज दिन तक जो हो रहा है, इसकी मिसाल पाकिस्तान में कभी नहीं मिली। हाँ, मैं चाहता हूँ, मुझे कोई इसमें शक नहीं, 18 में भी कुछ ना कुछ जरूर हुआ होगा किसी के लिए, 13 में भी हुआ होगा किसी के लिए, 8 में भी हुआ होगा, और ये सिलसिला चलता चला आ रहा है। लेकिन अब हो रहा है जो हमारे लिए हो रहा है, इसकी मिसाल कहीं नहीं मिलती। ऐसा कभी भी नहीं हुआ। पहले ये था, जरूर कोई फेवरेट होता था, कोई फेवरेट नहीं होता था, लेकिन इलेक्शन लड़ने की इजाजत सबको होती थी, सिंबल सबके होते थे, खुफी नशिस्तें सबकी होती थी। इस तरीके से इतनी बड़ी तादाद में उम्मीदवार ना जेलों में होते थे, ना उनके ऊपर मुकदमात होते थे, ना ऐसा होता था कि वो रैली ना निकाल सके, झंडा ना लहरा सके, कैंपेन ना कर सके, जलसा ना कर सके। ऐसा माहौल कभी भी नहीं था। नहीं, आपने रऊफ ठीक क्लासा साहब बैठे हैं। आपने ठीक कहा, आई एग्री विद यू डोगर भी। थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। आपने बिल्कुल सही कहा कि पहले ऐसे मतलब इस लेवल तक चीज़ें नहीं होती, लेकिन आप नाकदीन आमिर भाई ये भी कहते हैं कि नहीं मतलब 9 मई भी किसी ने नहीं किया था, वो भी आपकी पार्टी का कहते हैं कि वो भी सिर्फ पीटीआई ने किया, तो उसके बाद ये सारी चीज़ें शुरू। डू यू थिंक कि 9 मई है वो एक बेसिक डिफरेंस है माजी की सख्तियों में और अब की जो आपके साथ जो कुछ हो रहा है? हाँ, यकीनन यकीनन 9 मई को कभी कोई भी बंदा इस तरह से तोड़ फोड़ हुई है, हमने भी कई दफा कहा है कि उसके जो जिम्मेदारान हैं उनको करार वाकई सजा मिलनी चाहिए। लेकिन उसका एक पूरी पार्टी को, एक पूरी कौम को, पूरे मुल्क को अगर आपने जमहूरी सिस्टम को रखना है और उसको बचाना है, तो उस 9 मई को आपने क्लब कर दिया 8 फरवरी के साथ। 9 मई हो गया, 9 मई के बाद 8 फरवरी में कहूँ भाई 7-8 महीने थे। और सैकड़ों हजारों कारकुन जेलों में थे, जेलों में हैं, आज भी खवातीन है, तो इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अब खुदा का नाम ले, अगर इस मुल्क को आगे चलाना है, इस मुल्क की मैशत को बेहतर करना है, मुल्क खोखला हो चुका है, आईएमएफ की तलवार आपके ऊपर लटक रही है, पोलराइजेशन बढ़ गई है, तो मुझे समझ नहीं आता। आमिर भाई एक बात और भी आमिर कह दे, डोगर आप ने अच्छी बातें कर रहे हैं, आप उनमें से हैं, मस है जो सेनर एलिमेंट्स हैं पीटीआई के अंदर, जो कुछ लोग हैं जो सेन बात भी करते हैं, बड़ी बैलेंस और अच्छी बात करते हैं, यू आर वन ऑफ देम। लेकिन बाद लोग ये भी कहते हैं कि जो कि मामला थोड़े से सेट होने लगते हैं तो पीटीआई के अगर चेयरमैन, बानी चेयरमैन जो इमरान खान साहब, वो कभी आईएमएफ को लेटर लिख देते हैं, कभी वो अगेन आके एक तरफ दोबारा कह देते हैं कि श्रीलंका वाले हालात बनते देख रहा हूँ, फिर कभी वो यहाँ पर आपकी पार्टी पर इल्ज़ाम लग जाता है, जिसकी डिनाई तो की गई है, लेकिन बहुत सारी अकाउंट्स हैं आपके जो अब आपकी पार्टी के लोग हैं, हमदर्द हैं, कि G+ स्टेटस के लिए लेटर लिखे जा रहे हैं कि $1 बिलियन की टैक्सेशन ड्यूटीज़ पाकिस्तान से विड्रॉ की जाएँ। तो अब समझते नहीं है कि फिर वो टिट फॉर टैट जो चल रही है तो वो आपके नुकसान में जाती है, कि कहीं ना कहीं पे कोई ब्रेक लगनी चाहिए, जो वो ब्रेक नहीं लग रही, ना एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से लग रही है ना आपकी तरफ से लग रही है। सो दोनों लड़े ही जा रहे हैं मुसलसल सर। यकीनन यकीनन रऊफ भाई, ब्रेक लगनी चाहिए, इसमें कोई शक नहीं। G+ वाला लेटर हमने उसको डिनाई किया, वो हमारी तरफ से बिल्कुल नहीं लिखा गया जी। और दूसरा, जो पिछले 5-7 दिन से कुछ इवेंट्स हुए हैं जिसमें गवर्नमेंट ने अपना माइंडसेट दे दिया, जो हमारा पुरअमन एहतजाज था पंजाब में, आपने खुद अपने शो में सबने मनाजिर दिखाए, वो शर्मनाक था। तो 2 दिन से 2 किलोमीटर के अहाते को, पूरे अडियाला जेल और उसकी आबादियों को जो खौफ और हरास में मुब्तला किया हुआ है, वहाँ कर्फ्यू लगाया हुआ है, मीडिया की वैकने भी 2 किलोमीटर से आगे नहीं जा सकती। सिर्फ इमरान खान के साथ 5,000 कैदी जो दूसरे हैं उनको भी अजियत का निशाना बनाया जा रहा है कि कोई मुलाकात नहीं कर सकता। ऐसे पाकिस्तान की 70 साल तारीख में नहीं हुआ। बड़ी से बड़े जंगी कैदी भी, बड़े से बड़े खतरनाक कैदी भी
नहीं जब आमिर वो भाई, जिस आपको जिस जेल याद में होगा, गए। सॉरी फॉर कटिंग यू, आपको याद होगा इमरान खान साहब खुद भी कंफर्टेबल नहीं थे इधर अडियाला जेल में जब उनको लाया गया, और आपकी पार्टी ने वहाँ पिटीशन की थी। वो तो अटक जेल में बड़े वो कंफर्टेबल थे खान साहब, उन्होंने खुद भी कहा यहाँ हाँ पे आने के बाद तकलीफ हुई, तो जी, उनको तो अडियाला में तो आपकी पार्टी ले आई थी, खान साहब भी हक में नहीं थे, हुकूमत भी हक में नहीं थी। नहीं नहीं वो तो बकायदा हाई नहीं, कोर्ट से वो तो फैसला करा ठीक के है, लाए थे सर आप। तो ठीक है। जब अडयाला में वो आ गए, उसमें अब कई महीने हो गए, वो बात पुरानी हो गई। अब तो जो बंदा आ गया, जेल मैनुअल भी कहता है कि उसका बुनियादी हक है उसको उसके वकील मिले, उसको फैमिली डे पे फैमिली मिले। एक ऐसा खुद साख्ता, जिसको कहते हैं खुद सारे प्लान खुद करके एक नोटिफिकेशन कर दिया गया कि जिसकी वजह बुनियादी यही है कि उनको पॉलिटिकल एक्सेस ना दी जाए, सेनेट के उम्मीदवारों पे वो फैसला ना कर सकें, बाकी फैसले ना कर सकें। जिस तरह के ऐसा इसी का फैसला, एमडब्ल्यूएम का फैसला भी इसलिए हुआ ना कि लीडरशिप के साथ गैप है, मुलाकात हो नहीं सकती। तो अच्छा, ऐसे आपने में जो भी सेनेट की बड़ी फैसले इंपॉर्टेंट किए, बात की आमिर भाई, अब सेनेट से पूछते जाएं सवाल। तो ये फैसला जो है कि सेनेट की टिकटों की जो सामने आई है कि जुल्फी बुखारी साहब को दे रहे हैं, हामिद खान साहब को दे रहे हैं, यास्मीन राशिद साहबा के नाम आ रहे हैं, तो कुछ लोग ये भी एतराज़ कर रहे हैं कि उमर सरफराज, ये होगा चीमा साहब जो साबिक गवर्नर पंजाब थे, वो बेचारे बड़ी तकलीफ में हैं, बड़ी मुश्किल में हैं। तो बहुत सारे आपकी पार्टी के लोगों को मैं देख रहा था वहाँ सोशल मीडिया पे, तो उन्होंने कहा जनाब हामिद खान साहब भी वेट कर सकते थे, अगर अगेन अच्छे बंदे, मैं ये नहीं कह रहा, इवन जुल्फी बुखारी साहब लंदन बैठे हुए कंफर्टेबल हैं, वो भी वेट कर सकते थे। जो लोग आपके जेलों में हैं, तो जैसे यास्मीन राशिद साहबा को उन्होंने अकामोडेट किया है, तो उनकी जगह तो चीमा साहब या दीगर कोई जो एक दो लोग हैं उनको अकामोडेट किया जा सकता था। तो यहाँ पे जुल्फी बुखारी साहब और हामिद खान साहब का जो नाम आया है, ये कैसे आया सर? यकीनन मैं आपकी बात को सपोर्ट करूंगा। जुल्फी बुखारी साहब का भी अपना एक मकाम है पार्टी के लिए, तो उन्होंने वो भी अभी तक जलावतनी काट रहे हैं, सारी चीजें हैं। लेकिन जो स्ट्रगल इस टाइम उमर सरफराज चीमा साहब की है, ये बात आज को कमेटी में अली मोहम्मद खान साहब ने और हमने बाकी दोस्तों ने भी कही है। मैं आपकी बात को सेकंड करता हूँ। इसलिए फिर खातून के नाम सीट के ऊपर यास्मीन राशिद साहिबा का नाम है। और साथ ये बात जो आप 9 मई से आपने कही थी कि ये कोई ऐसी मिसाल भी 70 सालों में नहीं हुई होगी कि इतनी बड़ी तादाद में आज दिन तक, जो तकरीबन 1 साल होने को है, खवातीन जेलों में है, मुकदमे उनकी जमानतों के लगाए नहीं जाते, जल्द या छुट्टी पर चले जाते हैं या ट्रांसफर हो जाते हैं, अदालतें खाली हैं। इतनी बड़ा सियासी इंतकाम का निशाना अगर अयूब खान के दौर से आप शुरू कर ले, और आज दिन तक कभी खवातीन को या कभी जो चीजें, एक पूरी लंबी डिटेल है, आप अच्छा सब आमिर भाई, जानते आप नहीं, हैं, ऐसा बिल्कुल आप कभी पहले भी नहीं हुआ। बात करते रहे। आज आप खड़े थे असद कैसर साहब के साथ, वो मैं क्लिप देख रहा था वहाँ पर। असद कैसर साहब यूजुअली तौर पर, मेरी रीडिंग है उनके बारे में, धीमे मिजाज के बंदे हैं, वो भी समझदारी की बात करते हैं। जैसे आप जैसे कुछ चंद लोग हैं जिनकी पीटीआई में सुनी जाती है, जो बड़ी मतलब अच्छी बात करते हैं। असद कैसर साहब भी उन्हीं में से हैं, बड़ा अच्छा हाउस चलाया उन्होंने, मुश्किल था हाउस चलाना, लेकिन आज वो उन्होंने अपना टेम्पर लूज किया है, बस्ट किया है, बड़ी उन्होंने सख्त बात। मैंने तो कभी असद कैसर साहब के मुंह से इतने 5 साल में कभी इस तरह की गुफ्तगू नहीं सुनी। वो तो फिर लगता है 9 मई से भी कोई 9 मई प्लस के मूड में थे कि हम लड़ेंगे, मुजाहमत करेंगे, झगड़ा करेंगे, फिर ऐसे है तो ऐसे ऐसा ही। आप भी साथ खड़े थे, लग नहीं रहा था कि आप उनके हाँ में हाँ मिला रहे हैं। तो उनको इतना गुस्सा क्यों आया, क्या वजह थी? आप तो उनके साथ ही खड़े थे सर, व्हाट वर द रीजन? रोब उसकी वजह यह है कि अब बहुत सारी चीजें हैं जो शायद आज मैं प्रोग्राम में ना कह सकूं, ऑफ दी लाइन आपसे डिस्कस कर लूंगा। असद कैसर साहब को पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए, और मैं उस कमेटी में उनके साथ हूँ, हमें मुकर्रर किया गया कि आप पॉलिटिकल एंगेजमेंट कर लें, और हमारी कुछ पॉलिटिकल एंगेजमेंट हुई भी है। जब हम पॉलिटिकल एंगेजमेंट के लिए बैठते हैं, वहां बात कुछ और होती है, प्रैक्टिकल कुछ बात और होती है। मिसाल के तौर पे जो आज बिलाल इजाज के हल्के में जो किया गया, जिसके ऊपर बिलाल इजाज हमारे राइट साइड पर खड़ा हुआ था, और वो रिएक्शन वही था। कल हमारी जो सीट हराई गई, जब हम एक पॉलिटिकल एंगेजमेंट में कल अली अमीन गंडापुर साहब चले गए और एक अच्छी फिजा बनी मफाहमत की, लेकिन आप साथ के साथ आपने तलवार भी उठाई है। एक तरफ आप कहते हैं आप हाथ भी मिलाए, और दूसरी तरफ आपने तलवार भी उठाई है, और रोजाना एक गर्दन भी आप उतार रहे हैं। तो ऐसे माहौल में तो आप सिर्फ, जिसको कहते हैं ना, मुनाफकत कर रहे हैं ना, मुफाहमत तो नहीं है ना। तो ये वो एक रिएक्शन था। जो कुछ मुलाकातें 5-6 दिनों में असद कैसर की कुछ हुई, मेरा भी उनमें साथ शामिल था, और लेकिन फिर लगा ये कि अभी तक जिनके साथ मुलाकातें हुई हैं या हो रही हैं, उनके पास भी खुद मैंडेट नहीं है। नहीं, ये और हुकूमत के आप सब लोग जानते हैं हैं आमिर भाई, हुकूमत के लोग हैं जिनसे मुलाकातें आपकी असद कैसर साहब की हो रही है, मतलब शहबाज शरीफ साहब की कैबिनेट के या उनकी पार्टी के लोग हैं
या कोई उनके एजेंसीज के लोग हैं, कोई एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं जिनसे आपकी मुलाकातें हो रही हैं? नहीं सर, ये पॉलिटिकल फोर्सेस हैं, पॉलिटिकल लोग हैं। राइट। उसमें डेफिनेटली पार्लियामेंट में बैठी हुई जमातें हैं जो हुकूमत की साइड पर भी बैठी हैं, कुछ ऐसी जमातें हैं जो हुकूमत के बेंचों पर भी बैठी हैं, हुकूमत का हिस्सा नहीं है। मकसद है कि जब हमने पॉलिटिकल एंगेजमेंट करना है, और बेसिक 2-3-4 बड़े इश्यूज है, जिनमें बड़ा इशू हमारा ये है कि हमारी मेन जो बेस लाइन है कि हमारा जो मैंडेट है उसके ऊपर कोई निथारा होना चाहिए, उस पर कोई मुंसफी होनी चाहिए, कोई कमीशन बनना चाहिए। फॉर्म 45 और 47 में जो एक वादे तजाद है उसका कोई हल निकलना चाहिए। तो गुफ्तगू में तो सारा कुछ होता है, लेकिन प्रैक्टिकली आप देखें पंजाब में जो कुछ हो रहा है। अच्छा और आमिर जो भाई, 2 दिन आज से एक और पटियाला जेल डेवलपमेंट हुई है। आमिर भाई, हाँ, आपके मैं आपका ये फ़ायदा उठा लूँ, एक आध सवाल जो है अगेन, उन इमरान खान साहब ने कहा था उमर अयूब साहब जो है हमारे अपोजिशन लीडर होंगे, उनको प्राइम मिनिस्टर की उसके लिए भी उन्होंने नॉमिनेट किया, इलेक्शन के लिए किया। ऑल ऑफ सडन आज कहा गया कि जैन कुरैशी साहब जो हैं उनको बनाया दिया गया। मतलब व्हाट वेंट रॉन्ग? अगेन उमर के क्रेडेंशियल जो हैं वो वीक थे और जैन कुरैशी साहब के ज़्यादा स्ट्रांग थे। चेंज कैसे हुई सर? नहीं 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 नहीं, अपोजिशन लीडर और पार्लियामेंट्री लीडर दो अलग पोस्टें होती हैं। ओके। चीफ व्हिप तीसरी पार्लियामानी पोस्ट लीडर होती लिखा है। है। ये पार्लियामानी लीडर है। जो आपकी तीसरा पार्टी ख्वाजा को हेड करेंगे, जो आपकी पार्टी को वहां पे हेड करेंगे, वो उमर अयूब होंगे। तीसरा ख्वाजा आसिफ साहब पार्लियामानी लीडर है। कायदे ईवान है शहबाज शरीफ साहब, जी। और चीफ व्हिप उनके बन गए डॉक्टर साहब, डॉक्टर तारिक साहब। इसी तरह अपोजिशन लीडर हमारे उमर अयूब साहब होंगे, पार्लियामानी लीडर जैन साहब होंगे, चीफ व्हिप मैं हूँ, और मजीद भी कुछ और पार्लियामेंट के अच्छा, हवाले वो से। कौन है सर? अभी उसके बाद साहिबजादा हामिद साहब क्या होंगे सर, जो सुन्नी कौंसिल इत्तेहाद के? ठीक है। अब हमारे सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के चेयरमैन है, वो चेयरमैन है वहाँ पे। एसआईसी के चेयरमैन, वो हमारे चेयरमैन है एसआईसी के। जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन है। राइट सर। अच्छा सर जी, लास्टली एक यूसुफ गिलानी साहब आज 204 वोट लेकर कामयाब हुए, सेनेटर बने इस्लामाबाद से। आपका बड़ा उनसे ज़ाती तल्लुक़ रहा है, मुल्तान से हैं दोनों, मुझे पता है, आप पीपल्स पार्टी में भी इकट्ठे रहे, ज़ाती तौर पर बड़ा अच्छा तल्लुक़ है आपका, सारा कुछ रहा है। तो आज आपने गिलानी साहब ने कोई आपसे वोट मांगा था तो आपने उनको वोट डाला है या अपनी पार्टी के मुताबिक आपने वोट डाले? को गिलानी साहब को फेवर किया आपने इन द नेम ऑफ ओल्ड डेज? मेरी जो नहीं मेरी जो पोजीशन है, मैं पार्टी का चीफ व्हिप हूँ। मेरा तो खुद ये काम है कि मैंने सारी सब प्रोसेस को कंडक्ट करवाना है जी। और मैं कहाँ से कैसे 19 फिक्स हो सकता हूँ, एक बात। दूसरी बात ये कि यूसुफ रजा गिलानी साहब के पास जितने वोट हैं, वो वोट इतने थे कि वो बड़ा कंफर्टेबल, आपने देखा वो सेनेटर बन। अगर ना कंफर्टेबल होते तो वोट डाल देते फिर आप? अगर मतलब टाइट मैच होता तो आप डोगर भाई फिर अपने पुराने दोस्त को, मुल्तानी को वोट डालते फिर? मैं तो अपने उम्मीदवार को ही डालता, और अपने ही उम्मीदवार के साथ ही हम तो खड़े हैं। पार्टी के साथ मेरी जो एक पोजीशन है सीनियर लीडरशिप का और लॉयल्टी का, तो मेरा ख्याल है कि इस ऐसी नौबत उनको आनी नहीं थी। उन्होंने वोट मांगा आपसे? ट्रैफिक नहीं, गिलानी साहब ने आपसे वोट मांगा या नहीं मांगा? हाँ, ना उन्होंने हमसे वोट मांगा और ना उन्होंने किसी ने कहा। और मैं बता रहा हूँ कि उसकी नौबत ही नहीं आनी थी। 202 वोट उनके पास है, 92-93 वोट हमारे पास है। और मैं सलाम पेश करता हूँ अपने वोटर्स को, जो स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्राइम, आज तक वो वोट हमारे 100% पूरे आ गए हैं। वेरी ट्रू सर, वेरी ट्रू। ठीक है आमिर भाई, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। आमिर डोगर साहब हमारे साथ मौजूद थे और यहाँ पे वक्त हुआ है ब्रेक का। ब्रेक के बाद हमें लंदन से ज्वाइन करेंगे अजहर जावेद साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं, और उनसे बात करेंगे उनके एक ट्वीट के हवाले से। उन्होंने क्रिटिसिज्म किया मोहम्मद औरंगजेब पर, थोड़ा सा बैकग्राउंड पूछेंगे, उनका आर्ग्यूमेंट क्या है, ये जानने की कोशिश करेंगे। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। और हमारे साथ मौजूद हैं अजहर जावेद, डायरेक्टर यूके यूरोप एक न्यूज़। उनको वेलकम करेंगे, ये लंदन से बराह रास्त हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम अजहर जावेद साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। अजहर जावेद साहब, बहुत शुक्रिया फॉर जॉइनिंग अस। बात करेंगे आपके ट्वीट की। आपका एक ट्वीट आया, आपकी बड़ी कुर्बत रही है शरीफ फैमिली के साथ, ख़ासतौर पे इसहाक डार के साथ। ये जो ट्वीट है और इसमें जो एक क्रिटिसिज्म है एक ज़बरदस्त किस्म का मोहम्मद औरंगजेब साहब पे, उनके पोर्टफोलियो के लिहाज से, इसका बैकग्राउंड क्या है, वजह क्या है इसकी?
देखिए, बहुत शुक्रिया। जहां तक शरीफ फैमिली से कुर्बत की बात है, एक रिपोर्टर जो है वो हमने क्लासरा साहब से ही सीखा है कि जब तक आप सिस्टम में इन नहीं होंगे, आपका ताल्लुक नहीं होगा, आप बैठेंगे नहीं तो खबर नहीं निकलती। ये मेरे ख्याल जो कुर्बत थी ये क्लासरा साहब के होते ही बनी थी जब वो 2006 में यहाँ पे लंदन थे। तो मैं 2006 से शरीफ फैमिली को, पहले शहबाज शरीफ साहब थे, फिर लंदन में नवाज शरीफ साहब आए, तो उनको कवर कर रहा हूँ। तो एक रिपोर्टर के तौर पर मेरा तकरीबन 18 साल हो गए उनको कवर करते हुए। बात की आपने जो ट्वीट की, तो ट्वीट मैंने औरंगजेब साहब को तनकीद का निशाना नहीं बनाया, मैंने उस सिस्टम को तनकीद का निशाना बनाया कि जो एक गैर मुल्की शख्स को, जिसने कि अपने मफाद की खातिर पहले पाकिस्तान की शहरियत तर्क कर दी हो, और वो सिर्फ और सिर्फ जब उसे इक़्तिदार दिया जा रहा है वो दोबारा सिस्टम में आए। और हमारा सिस्टम देखें, हमारे हुक्मरान देखें, हमारे जो लोग देखें कि हम उस शख्स को एक अपने मुल्क का सबसे बड़ा जो शोबा है वजारत खजाना, वो दे देते हैं। ये कोई पहली मिसाल नहीं है, इससे पहले बहुत सारी मिसालें हैं। आप शौकत अजीज साहब को देख लें, हफीज पाशा साहब को देख लें, मुइन कुरैशी साहब को देख लें। तो ये वो नोहा है हमारे सिस्टम का, जिसकी वजह से जो हम पढ़ते रहते हैं बतौर सहाफी भी, कि पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान में क्यों नहीं हो रहे, पाकिस्तान के फैसले पाकिस्तान के लोगों के मुताबिक क्यों नहीं हो रहे, क्यों एक ऐसे शख्स को ला के बिठाया जाता है बार बार कि जिसका मफाद ना रहा हो, जिसने इवन पाकिस्तान की जो एक लॉयल्टी है वो भी तर्क की हो। तो मैंने इस हवाले से बात की। जहां तक इसहाक डार साहब की बात है, तो इसहाक डार साहब से बड़ा अच्छा ताल्लुक है, तकरीबन 16 साल का ताल्लुक है। पिछले 4 साल उनके साथ बैठ यहाँ लंदन में जब थे तो बड़ी करीबी उनसे मुलाकातें भी रही, बातें भी रही, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनका मैं जिनका मुझे इल्म है, लेकिन क्योंकि वो हमारे टर्म है ना कि ऑफ द रिकॉर्ड चीजें थी, तो वो ज्यादा खोल नहीं सकता। लेकिन इसहाक डार साहब के बारे में मैं कहता हूं कि इसहाक डार साहब के साथ ज्यादती हुई है। इस लिहाज से ज्यादती हुई है कि उन्हें मीडिया ट्रायल का उनका निशाना बनाया गया। वो शख्स है जिसने पाकिस्तान को पहले जो जो वजीर आजम साबिक थे नवाज शरीफ, वो भी अपनी तकारीरों में भी और महफिलों में भी ये कहते हैं कि ये वो शख्स है कि जिसने पाकिस्तान को मुश्किलात से निकालने और जितने भी अब पाकिस्तान के जो मुआशी मंसूबे थे उसमें वो रीढ़ की हड्डी रहे। अब जब वक्त आया, जो पिछला भी तनाजा खड़ा हुआ था मिफ्ता इस्माइल साहब वाला और ये सारा मामला भी, वो भी मैं बताऊं कि डार साहब पे गलत तनकीद इसलिए होती रही कि बहुत सारी चीजें मैंने खुद सुना था मियां नवाज शरीफ साहब को, और मियां जो पहली मीटिंग थी जब मिफ्ता इस्माइल साहब वजीर बने हैं, तो उन्होंने आके कहा कि हमने सिर्फ एक दफा पेट्रोल की कीमत में इजाफा करना पड़ेगा, और नवाज शरीफ ने बार बार उनसे पूछा, और नवाज शरीफ के उन्होंने कहा नहीं ये हमें ज्यादा नहीं करना पड़ेगा। तो जो पार्टी है, बल्कि नवाज शरीफ साहब भी यही समझते हैं कि मिफ्ता इस्माइल मुस्लिम लीग नून की जो मकबूलियत कम हुई, जो गलत मुआशी फैसले लिए गए, जो महंगाई की गई, उसकी वजह से इसका सारा जिम्मेदार मिफ्ता इस्माइल है। तो इसकी एक लंबी कहानी है। अब जबकि डार साहब ने पूरी तैयारी की हुई थी, डार साहब ने पिछले 4 साल भी काम किया, उसके बाद अभी भी वो मेन प्लेयर है मुस्लिम लीग नून की टीम के। ये एक ऐसा शख्स जिसे आप मुसलसल तैयारी करवा के रखे, और एंड टाइम पे जब खेलने का टाइम आया है तो अपने स्टार बैट्समैन को आप बाहर बिठा देते हैं। वो भी किस वजह से कि आप पे प्रेशर है IMF का, आप पे प्रेशर है कुछ और हलकों का कि डार साहब कबूल नहीं है। क्यों डार साहब क्यों नहीं कबूल, इसके पीछे बहुत सारी कहानियां, लंबी स्टोरीज है। अजहर आपने बड़ा तफसील से बताया, और पूरी के व्हाट वेंट रॉन्ग विद इसहाक डार साहब। नो डाउट आप वहाँ पे लंदन में बैठे इकट्ठे, हमने रिपोर्टिंग की, बड़ा अरशद भी थे, ज़िया साहब भी थे, हमसे इकट्ठे थे वहीं पर लंदन में, 2-2.5 साल इकट्ठे रिपोर्टिंग करते रहे। अब सवाल ये है कि इस वक्त ये फैसला जो करना था वो तो नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब की वो कैबिनेट है, उन्होंने फैसला करना था। जब आप उस सिस्टम की बात करते जहाँ पे उन्होंने अपने उन फैसले मनवाने थे वहाँ तो मनवा लिए उन्होंने, नवाज शरीफ साहब ने, वहाँ तो कोई रुकावटें नहीं हुई, उनकी मर्जी के उनके साहबजादी वो वहाँ पे चीफ मिनिस्टर पंजाब भी लगे, उनके भाई जो हैं वजीर आजम भी लगे। आखिर डार साहब जो हैं उन पे क्यों ऐसा एक जोर आया, एक दबाव आया? जैसे आपने खुद कहा कि मिफ्ता साहब को हटाया, उनको नाराज़ किया, शायद खकान अब्बासी साहब नाराज़ हुए, पार्टी के अंदर डिवीजन हुई, उस वक्त केयर नहीं की गई कि कोई नाराज़ होता है नहीं होता। तो अब की दफ़ा क्यों की गई ऐसी केयर के जनाब कि कोई लोग नाराज़ ना हो जाएं और ये डार साहब जो है ना इनको हटा दिया जाए? और डार साहब के अगेन इस पर मान कैसे गए सर कि हाँ ठीक है मुझे हटा दिया जाए? क्लासर साहब, एक बात मैं थोड़ी सी इसकी वजाहत करता चलूं, या मेरी जो इल्म है, जो मुझे बैकग्राउंड का इल्म है, उसमें ये हुकूमत नवाज शरीफ की नहीं है। अच्छा। ये हुकूमत PDM पार्ट 2 है।
पीडीएम पार्ट 1 जो चला था, इस वक्त बताएं नवाज शरीफ के जो कौन सा ऐसा जो नवाज शरीफ की हुकूमत की चीजें हैं, वही सदर देखें, आसिफ अली जरदारी हैं। हुकूमत मुसलसल ब्लैकमेलिंग पे होगी, मुसलसल पीपल्स पार्टी का प्रेशर होगा, और पहला आपने प्रेशर देख लिया कि वो इरसा के जो सेक्रेटरी हैं उनको उन्होंने हटवा लिया है। अब ये जो हुकूमत चल रही है ये पीडीएम पार्ट 2 चल रही है, और मैं आपको बताऊं कि ये चीजें खुल के सामने आएंगी अगले 2-3 महीने में। आप देखिएगा जिस पीडीएम पार्ट 1 की जब हुकूमत थी तो नवाज शरीफ साहब और मरियम नवाज साहिबा उससे लाताल्लुकी का इजहार करते रहे। आपको याद होगा कि वो कहते थे कि ये हमारी हुकूमत नहीं और हम इसमें होने वाली महंगाई के जिम्मेदार भी नहीं, अगर आपको याद हो। तो यही चीज इस वक्त भी जो हुकूमत है, आपको पता हाइब्रिड हुकूमत है, मामला अच्छा ये बताइएगा कि ये औरंगजेब साहब जो है ये भी कोई पराये तो नहीं है सर, ये भी सगे हैं, मतलब तकरीबन ज्यादा सगे नहीं हैं जितने वो हैं, ये हो गए इसहाक डार साहब हैं, लेकिन बहुत सारे रिश्तेदारी मतलब मीन्स अगेन कुर्बत तो इनसे भी निकलते हैं। मसलन ये कोई आम आदमी तो नहीं है, ये आपको याद होगा चौधरी फरूक साहब थे जो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान थे 1997-99 में, ये उनके साहबजादे हैं जो नवाज शरीफ साहब के बड़े करीबी थे। उसके बाद अगेन आपको याद होगा जस्टिस ये खलील रहमान रमदे साहब हैं, ये उनके भतीजे हैं। उसके असद ये एक इनके असद रहमान साहब थे, MNA थे, बल्कि अगर मैं गलत नहीं कह रहा तो एक लेफ्टिनेंट जनरल साहब रमदे साहब भी थे जो आर्मी चीफ बनने की दौड़ में थे। तो इनका भी अपना क्लाउड है, ये भी इनके बड़े करीबी हैं। इनका भी अगर CV जो है वो बड़ा पावरफुल है, पढ़े लिखे हैं, इनका एक्सपोजर है। सो उन्होंने अगर पिक किया है तो मेरा नहीं ख्याल कि उन्होंने एक आके कहते पराया समझ के या कोई एलियन समझ के किया है। वो तो बहुत करीबी है मियां नवाज शरीफ साहब के और शरीफ फैमिली के, पूरी के पूरी रमदे फैमिली। सर देखिए क्लासर साहब, यहाँ पे बात ये नहीं हो रही कि जो इनकी क्या काबिलियत है या क्या नहीं है। बात ये हो रही है कि जब एक आपके पास मेन प्लेयर मौजूद था इसहाक डार की शक्ल में, जो कि आपका ओपनिंग बैट्समैन था, जो कि आजमाया हुआ था, जो कि मियां नवाज शरीफ की गैर मौजूदगी में उनका सेकंड इन कमांड समझा जाता था, उसको हटाया गया है। बात यह है कि देखें जो ये वजीर खजाना साहब आए हैं, इनकी जात पे कोई नहीं है। मसला ये है कि क्या एक गैर मुल्की शख्स, क्या पाकिस्तान में और कोई शख्स नहीं था यहाँ पे, कोई पाकिस्तानी शख्स? आपने ओथ की बात की ना, जरा इस पे रुकिएगा, मजे की बात बताऊं। आपने मोइन कुरैशी का नाम लिया, मैं आजकल बुक पढ़ रहा हूँ इनकी, ये सरताज अजीज साहब की ऑटोबायोग्राफी, वेरी ब्यूटीफुल बुक, वन मस्ट रीड इट टू अंडरस्टैंड पाकिस्तान पॉलिटिक्स। उसका नाम है ड्रीम्स एंड रियलिटीज। उसमें उन्होंने इंकशाफ किया कि मोइन कुरैशी का नाम तो इन्होंने दिया था, नवाज शरीफ साहब ने दिया था कि उनको बना लें, उन्होंने नाम दिया हुआ है, ये उनकी किताब में लिखा हुआ है। सर अगर शौकत अजीज साहब तो वहाँ पे मिलते थे मियाँ साहब से, इनको ब्रीफिंग देते होते थे। तो इसके बाद सारे लोग जो आते रहे वो मियाँ साहब की मंशा के मुताबिक आते हैं। अगर आज औरंगजेब साहब भी आए हैं तो डेफिनेटली मियां नवाज शरीफ साहब के सही के बगैर तो नहीं आ सकते थे वो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सही के बगैर नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ कि इसहाक डार साहब को हटा के जो लाया गया उसके पीछे क्या कहानी। मैं ये कह रहा हूँ कि जब एक अंडरस्टूड चीज थी, जो यहाँ पे मीटिंग्स भी होती थी, जो पहले सारा इलेक्शन वाले दिन तक 8 फरवरी तक इसहाक डार हुकूमत के वजीर खजाना बनने जा रहे थे, उनको हटाया गया। बात तो ये मतलब उनकी पीठ में छुरा घोंपा गया है। आप ये कह रहे हैं बैक स्टैब्ड, इसहाक डार साहब के साथ चीटिंग हुई है, बिट्रेयल हुई है, धोखा हुआ है, आप ये कह रहे हैं? देखिए उनको मौका, जो हालात की वजह से जो भी हुआ है उनके साथ ज्यादती हुई है। आपकी बात हुई है डार साहब से, आपका साहबजाद उनसे बड़ा अच्छा ताल्लुक है, आपका राब्ता रहता होगा, तो डार साहब खुद क्या कहते हैं? आपकी उनसे बात तो हुई होगी ना, वो इतने हाल्ट हैं, डार साहब ने इस इशू पे कोई बात नहीं की। मेरी उनसे जो पहले मुलाकातें होती रही हैं इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद, जो मेरी अंडरस्टैंडिंग थी, मैंने उनका इलेक्शन से एक दिन पहले भी इंटरव्यू किया था और बड़ा डिटेल्ड इंटरव्यू किया था। और उसमें मैंने ये सवाल पूछा था स्पेशली कि अगर हुकूमत आती है तो आप वजीर खजाना होंगे, तो उन्होंने अपने स्टाइल में यही कहा था, तकरीबन यस करते हुए कि जी जो पार्टी मुझे जिम्मेदारी देगी वो मैं कबूल करूंगा, मैं उसका पाबंद दूंगा। उस वक्त तक, उस दिन तक, 8 फरवरी तक जो है इसहाक डार नवाज शरीफ साहब के वजीर खजाना थे। फिर क्या हालात हुए, क्या प्रेशर हुआ, क्या IMF ने उनको किया, क्या वो उनका साबका रिकॉर्ड जिसमें वो पैसे देने की से पहले पूछते थे कि ये पैसे कहाँ लगने उसका हिसाब दिया जाए, या IMF से जो पिछले वजारत खजाना के दौरान जो मामला हुए वो जो उन्होंने निगोशिएट करने की कोशिश की उसकी वजह से हुआ। ये सारी चीजें देखे बहुत सोचने वाली है। अब डार साहब अच्छा, अब डार साहब एज ए फॉरेन मिनिस्टर खुश नहीं है? मेरे ख्याल ब्रेक लेनी है शायद आपने। जी ब्रेक लेनी। अगर हमारे साथ रहिएगा, एक सवाल अभी रहता है कि
क्या डार साहब ये फॉरेन मिनिस्टर बनकर खुश नहीं है? अगर नहीं है और उनको ऐसी जगह पे भेजा गया जो उनकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जहाँ पे एक्सपर्टीज़ थी हटाया गया है, तो क्या डार साहब को इनकार नहीं कर देना चाहिए था कि भाई साहब ये तो मेरा काम ही नहीं है, जिसको अगेन जो काम मुझे आता है उस पर मुझे लगा नहीं रहे, जो काम मुझे अगर आता था वहां से हटा दिया। मेरा ख्याल ब्रेक के बाद आपसे जी इसी क्वेश्चन का जवाब जानते हैं जावेद साहब से। ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अजहर जावेद साहब, एक सवाल क्लास साहब ने किया था, उससे पहले क्विकली अगर आप बताएं, कुछ एक्सक्लूसिव आपके पास डिटेल्स हैं। 8 फरवरी को आप नवाज शरीफ के साथ थे, क्या हुआ था? देखिए जी, नवाज शरीफ साहब बड़े मुतमईन थे, बड़ा उनका वो पूरी उम्मीद भी थे कि वो जीत रहे हैं। और इसी पहले वो मॉडल टाउन में थे, मॉडल टाउन में वो वोट डाल के जब आए हैं उस वक्त भी बैठे रहे, तकरीबन 2 घंटे बैठे हैं लोगों के साथ, सारे पार्टी के लोग भी थे मॉडल टाउन में। उसके बाद वो कहते मैं दोबारा आऊंगा, और 7 बजे वो रिजल्ट सुनने के लिए आए। एक ऐसा शख्स जिसे तवक्को हो कि वो जीत रहा है तो वो वही आता है ना रिजल्ट सुनने के लिए, और वो वहां पे बैठे रहे, 1.5-2 घंटे बैठे हैं। लेकिन जो मामला थे, जो चीजें हुई, और जिस तरह की समझ लें कि एक मामला जिस तरफ चले, मेरा नहीं ख्याल कि नवाज शरीफ साहब उसकी तवक्को कर रहे थे। जो मेरे सोर्सेज कहते हैं वो इस पे जो बिल्कुल उनको एक धचका भी लगा कि वो इलेक्शन जब सुन रहे थे हम, तो उस वक्त भी जब मैंने भी अपने सोर्सेज से बात की, पता किया, तो जो एक वेब बनाई गई इंडिपेंडेंट की, तो नवाज शरीफ साहब उस पर नाखुश नजर आ रहे थे। नवाज शरीफ साहब, मेरे जो अंदाजा है कि ये जो हुकूमत है, ये नवाज शरीफ साहब नहीं समझते कि वो ये उनको पूरे के साथ मिल गया, और वो यही है। उस दिन भी जब बैठे हैं वहां पे और मुख्तलिफ चैनल्स पे जो चीज सूरत हाल चल रही थी, और जो एक निशाना बनाया गया, उनके मुस्लिम लीग नून ये सोचती है कि उनको एक मीडिया ट्रायल का निशाना बना के, और कुछ ऐसे चीजें हुई हैं जो कि उनके 20 से 30 सीटें कम हुई हैं। तो नवाज शरीफ साहब उस दिन बड़े एहतमाम के साथ सुनने आए थे रिजल्ट, और वो इस नीयत से या इस जज्बे से आए थे कि वो ये इलेक्शन जीत रहे हैं। तो एक लंबी कहानी है इसके पीछे भी, दोबारा कभी मौका मिलेगा तो उसमें जो 6 फरवरी वाला दिन भी था, उससे पहले भी था, तो बहुत सारी ऐसी चीजें पसे पर्दा कहानियां। लेकिन एक बात बताता चलूं कि नवाज शरीफ की सेहत बिल्कुल ठीक है, नवाज शरीफ दूसरे मरहले की तैयारी कर रहे हैं। इस वक्त जो कुछ भी हुआ है, आज भी वो अपनी पार्टी के लोगों से मिले हैं, और इस नवाज शरीफ इस मामले को इस तरह छोड़ेंगे नहीं, और ना ही वो नवाज शरीफ इस मामले को छोड़ेंगे नहीं। अजहर जावेद से बहुत एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जो आप हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया है। इसको हम डेफिनेटली फॉलो अप करेंगे आने वाले प्रोग्राम्स में। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।